parents. Welcome to Kicks Super Silver VVIP 25 Current Affairs Model Questions from the 1st to 10th August 2021. चलो देखते हैं पूरे 25 questions. First question. Consider the following possible benefits to India of having a higher forex reserve. है ना, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा रहने की वजह से क्या क्या फायदा हो सकता है इंडिया को. फर्स्ट है, कैन मेंटेन फॉर नेशनल डिजास्टर और इमरजेंसी, उसके लिए उसका यूज हो सकता है. कैन पे एक्सटर्नल डेब्ट्स, बाहरी जो कर्जा है वो आप रिटर्न कर सकते. कैन डिवैल्यू रूपी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, रूपी का डिवैल्यूएशन कर सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ए 1 and 2, है ना. डिजास्टर मैनेजमेंट या इमरजेंसीज कुछ आती है, जैसे अभी रिसेंटली पेंडेमिक आ गया है ना. पेंडेमिक के लिए जो भी हमें परचेसिंग करना है फॉरेक्स फॉरेन से वगैरह, उसके लिए इसका बेनिफिट हो सकता है. दूसरा एक है कि एक्सटर्नल डेब्ट जो है इंडिया पर, यदि जो भी कर्जा है वो फॉरेन का कर्जा आसानी से जो है रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा रह सकता है. क्यों न्यूज में देख लेते थोड़ा सा ब्रीफली. क्या क्या फायदा हो सकता है. स्ट्रेंथन द रूपी अगेंस्ट द डॉलर, है ना. डिवैल्यूएशन का तो इशू ही नहीं है. जब बर्बादी के कतार पर होते हैं, जब फॉरेक्स ही नहीं रहता तब डिवैल्यूएशन करना पड़ता ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट थोड़ा सा महंगा हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो जाए. यहाँ पे तो अभी इशू वो नहीं है ना. तो इसलिए रूपी जो है पावरफुल हो सकता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस आ सकता है, और इसी वजह से एफडीआई है, एफआईआई, ये ज्यादा से ज्यादा यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना. एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हमारे कंप्लीट कर सकते हैं. साथ में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको एक बैकिंग रह सकता है ना, एक्सटर्नल एसेट का, और इसी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है. और जो भी बाकी की फॉरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड नीड्स है, वो पूरी की पूरी नीड्स जो है ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रहने की वजह से पॉसिबल है. खैर, बहुत ज्यादा एक्सेस फॉरेक्स रहने के अपने भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is or are individual forest rights delineated in the Forest Rights Act 2006? Cultivation, habitation, grazing. कौन से राइट्स फॉरेस्ट राइट्स इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है. ध्यान में रखो, यहाँ पे ये वर्ड है इंडिविजुअल, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है. आंसर देख लेते पहले. आंसर इज ए कल्टीवेशन और हैबिटेशन. ये राइट्स किस में आते हैं? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स. ग्रेजिंग ये इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स में नहीं आता. फिर कहां पे आता है देख लेते हैं. सो दोस्तों, जो एक्ट है, ये एक्ट दो प्रकार के राइट्स जो है फॉरेस्ट राइट्स डिलिनेट करता है. फर्स्ट इज अ इंडिविजुअल राइट एंड सेकंड वन इज अ कम्युनिटी राइट यानी कलेक्टिव राइट्स. सेल्फ कल्टीवेशन और हैबिटेशन ये इंडिविजुअल राइट्स में आते हैं, और बाकी जो है ग्रेजिंग वगैरह जो है, ग्रेजिंग है, फिशिंग है, एक्सेस टू वाटर बॉडीज है, हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, सीजनल रिसोर्स एक्सेस है, बायोडाइवर्सिटी का एक्सेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सेस है. साथ में ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स जो है, राइट टू प्रोटेक्ट, ये भी जो है राइट्स कम्युनिटी राइट्स होते हैं. रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल यूज एंड राइट टू एलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, है ना, फॉर डेवलपमेंटल पर्पज. लेकिन किसके लिए? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल करके ये है. ये कलेक्टिव राइट्स है और ये वाले इंडिविजुअल राइट्स है ना. थोड़ा ध्यान में रखिए. क्यों न्यूज में है देख लेते हैं. सो दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई जो है, उन्होंने स्टडी किया है कि ओडिशा जो है वहां पे 2012 से इट फाउंड आउट दैट देयर इज अ फॉल इन अ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स क्लेम्स. जो क्लेम किए वो बड़े कम पैमाने पर इसका रिकॉग्निशन हुआ है. देयर इज अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है, इवन आफ्टर 13 years ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट. यानी आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो ट्राइबल जो ब्रदर्स है, हमारे ट्राइबल लोग जो है, सिटीजन्स है, उनको उनका राइट अभी भी बराबर मिल नहीं रहा. दैट इज अ वेरी पिटी थिंग. थर्ड क्वेश्चन,
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज रनिंग कोल बेस्ड पावर स्टेशंस, हाइड्रो पावर स्टेशंस, विंड पावर स्टेशंस, सोलर पावर स्टेशंस। कौन से पावर स्टेशंस चलाती है देख लेते हैं। डी ऑल, 1 2 3 4 चारों की चारों चलाती है ना। वर्ड है यहाँ पे नेशनल थर्मल। थर्मल बोला तो हम बस इन जनरल थर्मल एलिमेंट पर ही एंगल से फोकस कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस कुछ साल पहले यूपीएससी में पूछा गया था, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो। एनटीपीसी यदि देखा जाए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये 24 कोल बेस्ड जो है, 7 गैस बेस्ड, 1 हाइड्रो, 1 विंड, 13 सोलर और 1 स्मॉल हाइड्रो प्लांट चलाती है। ज्वाइंट वेंचर भी है इसके, 9 कोल बेस्ड है, 4 गैस बेस्ड है एंड 13 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इसके है। तो ध्यान में रखो कि कौन से प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी चलाता है। ब्रीफली क्वेश्चन आ सकता है एकदम से सिंपल सा। एनटीपीसी न्यूज में इसलिए है कि Q1 में इसका प्रॉफिट जो है, देखो प्रॉफिट बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली वी आर इन अ फेज ऑफ हाई एनर्जी कंजम्पशन, तो ऑब्वियसली एनटीपीसी को बेनिफिट हो रहा है। इट्स अ कंट्रीज लार्जेस्ट पावर कॉन्ग्लोमरेट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 66,885 मेगावाट है। रिकॉर्ड ग्रॉस पावर जनरेशन ऑफ 88.81 बिलियन यूनिट्स, जो पिछले साल था, पिछले साल से काफी कुछ उछाल इसमें हो गया है। कोल बेस्ड जो स्टेशन है उसका प्लांट लोड फैक्टर भी बढ़िया है, 69.68% है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। यदि देखा जाए तो उससे अच्छा एनटीपीसी का प्लांट लोड फैक्टर जो है कोल बेस्ड स्टेशन का अच्छा है। कंपनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इशू है जो उत्तराखंड में है, जो सुप्रीम कोर्ट के स्कैन में आ गया है, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर हो गया था जून 2013 में। उसके बाद में एक पीआर डाला गया है और पीआर डालने के बाद अभी जो है इट्स अंडर द सस्पेंशन, है ना, अभी ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है ना। प्रिजन टिल डेथ, प्रिजन फॉर 14 ईयर्स, प्रिजन विदाउट कम्यूटेशन। कौन सा आंसर है दोस्तों, देख लेते हैं। सो आंसर इज ओनली 1 ए, प्रिजन टिल डेथ, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें कि वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 14 साल की सजा, है ना, उम्र कैद यानी 14 साल, ऐसा लॉजिक लगाया जाता है, क्योंकि वो जो थे राम को भी 14 साल का वनवास हो गया था, तो 14 साल वो कॉन्सेप्ट अभी भी दिमाग में है ना। तो इसके ऊपर ध्यान दो, इट्स अ प्रिजन टिल डेथ, मरते दम तक उनको प्रिजन हो सकता है। क्यों, न्यूज में देख लेते। सो इमरान जलाल जो केस है, इमरान जलाल केस, कर्नाटका ट्रायल कोर्ट ने क्या है, थोड़ा सा अजीब सा जजमेंट दे दिया है। जलाल हैव टू सर्व द 10 ईयर इन प्रिजन अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट आफ्टर ही कंप्लीट हिज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब है टिल डेथ, है ना, तो मरने के बाद और 10 साल क्या करेगा भाई, ये तो समझ में नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ सेंटेंस फॉर रिमाइंडर ऑफ अ लाइफ ऑफ ए ऑफेंडर अनलेस ऑफ कोर्स द रिमेनिंग सेंटेंस इज कम्यूटेड और रेमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इंडिया में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो जो ये नहीं करते, कम्यूट नहीं करते या रिमिट नहीं करते, तब तक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है इसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी के बाद बचा क्या है और 10 साल, है ना। तो ये थोड़ा सा जोकिंग टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5 इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP released its report Hunger Hotspots with 23 global hotspots. According to the report, which country is not a part of the list? यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जो हंगर से जूझ रही है ना, हॉटस्पॉट्स बन गई है। देख लेते हैं, क्योंकि सभी नाम देखो, जिम्बाब्वे, यमन, तंजानिया, झाम्बिया, सभी ऐसी जो है अफ्रीकन और अरेबियन कंट्रीज की तरफ की देख लेते, तो थोड़ा सा डाउट आ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं, है ना। तो चलो देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टिकलिश बन सकता है। सो आंसर इज अ C, 3 and 4, तंजानिया और झाम्बिया ये नहीं है ना। थोड़ा सा जम्बलिंग लग सकता है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो, है ना। अच्छा क्रिटिकल क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जुलाई 2021 का आउटलुक में ये पता चला है कि दीज आर द कंट्रीज। ये देखो यहाँ पे ये जो है
यहाँ पे एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास है। यहाँ पे वेनेजुएला जो है और बोलिवियन रिपब्लिक है ना, वेनेजुएला, ये भी एरिया है। साथ में इधर यदि देखे जाए तो बहुत सारा, यानी अफ्रीका का पूरा मेजर एरिया कवर होता है। अब इसमें से ये जो आपको दिख रहे हॉटस्पॉट एकदम से, दिस आर कंसीडर्ड एज अलर्ट फॉर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, यानी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ना। यानी इथियोपिया यदि देखा जाए, सदर्न मदागास्कर, येमेन देखा जाए, साउथ सुदान, नॉर्दर्न नाइजीरिया, ये जो एरियाज है, ये देखो ये एरियाज है ना, ये कंट्रीज बड़े डेंजर जोन में आ चुकी है। जैसे अभी देखो इथियोपिया में क्या चल रहा है, तो इथियोपिया में मेजर प्रॉब्लम है कि वहां पे ऑनगोइंग सिविल वॉर चल रहा है ना। सिविल वॉर के वजह से बहुत ही बुरी हालत है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं कि 2011 में सोमालिया में जो फेमाइन हो गया था उससे भी ज्यादा, ये सोमालिया में उससे भी ज्यादा अभी इथियोपिया में हो गया है ना। देयर आर वेरियस रीजन, जैसे मदागास्कर है, मदागास्कर का साउथ मदागास्कर एरिया जो है वहां पे मेजर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ ड्राफ्ट है ना। साथ में पेस्ट का प्रॉब्लम है ना। लॉकस्ट जो है ना, जो फसल है, फसल पर कीड़ आ चुकी है और उसके वजह से फूड प्राइजेस एकदम से बढ़ गए हैं, ये उसका रीजन है। यानी एवरी कंट्री हैव सम सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट रीजन, बट व्हाट इज अ कॉमन रीजन अमंग्स ऑल दीज कंट्रीज? ये सभी कंट्रीज का कॉमन रीजन यदि हम देखेंगे तो कॉमन रीजन है पैंडेमिक, है ना। कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन ये पैंडेमिक है, एंड दैट इज अ मेजर इशू। सारी दुनिया झुंझ रही है और यहाँ पे उनके अपने लोकल इश्यूज है, कहीं पे सिविक वॉर है, कहीं इकोनॉमिक शॉक्स जो है पैंडेमिक की वजह से आ गए हैं, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, इंटरनल क्राइसिस जो है वो इश्यूज है। ये सब इश्यूज की वजह से हॉटस्पॉट्स तैयार हो गए हैं। ये देखो, ये दिस इज द स्केल, ये स्केल है। स्केल में फर्स्ट इज अ नन, सेकंड इज अ स्ट्रेस कंडीशन, थर्ड इज अ क्राइसिस, फोर्थ इज अ इमरजेंसी एंड फिफ्थ वन इज अ कैटास्ट्रोफे। तो आप देख सकते हैं 3-4 कंट्रीज ये जोन में आ चुकी है। इट नीड्स अर्जेंट एक्शन, बहुत ज्यादा इमीडिएट एक्शन लेना है एट द इंटरनेशनल लेवल टू सेव द लाइवलीहुड, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, है ना। डेथ बढ़ जा सकती है, डिस्ट्यूशन बढ़ सकता है, स्टारवेशन बढ़ सकता है ना। मतलब हमें यदि देखा जाए तो क्राइसिस से स्ट्रेस्ड जो है वो लोकल लेवल पर मैनेज भी हो सकता है, लेकिन क्राइसिस से अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड एंड रिड्यूस द फूड कंजम्पशन गैप, और यहाँ पे अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड टू सेव द लाइव, यानी फोर्थ कंडीशन से यहाँ पे डेथ जो है ना, फैटल इश्यूज बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रूपी first is a system built on a UPI platform, is a voucher system, work as a prepaid gift voucher. आंसर देख लेते दोस्तों। सो आंसर इज अ डी, आंसर इज अ डी, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव, है ना। देख लेते थोड़ा सा ई रूपी का कॉन्सेप्ट। ई रूपी इज अ सिस्टम मेड बाय द NPCI जो है, उन्होंने बनाया, यूपीआई प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। ऑनबोर्डेड बैंक्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगी यहाँ पे, कारपोरेट और गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये पार्टनर रहेंगी पेमेंट करने के लिए। मोबाइल फोन से ये हो सकता है, और SMS जो है, QR कोड है, ये वाउचर जनरेट करेगा। अब ये रिडीम हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक सेंटर पर, सभी सेंटर पर नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक सेंटर पर जहां पे ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी की भी जरूरत नहीं है। एक वाउचर जनरेट होगा, उसके आधार पर रिडीम हो सकता है ना। और ये जो जितने भी बैंक्स है, स्पॉन्सर्स बैंक्स है या सर्विस बेनिफिशियरी है, वो डिजिटली कनेक्टेड रहेंगी, है ना। कोई फिजिकल इंटरफेरेंस करने की उसकी जरूरत नहीं है, यानी एक डिजिटल करेंसी का रुख ले रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो है, लेकिन एक खास बात है ई रूपी में, ई रूपी जो है ये अभी जो करेंसी है हमारी एक्चुअल फिजिकल करेंसी, उसको बैकअप रहेगा। इसका मतलब इट्स नॉट लाइक अ वर्चुअल करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी जो कहते हैं वैसी रहेगी नहीं, इसका बैकअप जो है फिजिकल करेंसी के साथ रहेगा, है ना। ये जो है वाउचर बेस्ड सिस्टम के नजदीक आती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा वाउचर जनरेट करती है, लेकिन बैकअप थोड़ा सा जो है
फिजिकल करेंसी का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु इज द फर्स्ट वुमन एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स बैक टू बैक, वर्ल्ड चैंपियन इन बासेल 2019, वुमन एथलीट टू विन गोल्ड इन इंडिविजुअल इवेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। ये बड़ा फैक्चुअल है दोस्तों। तो ऑब्वियसली जितने भी अभी ओलंपिक में हमारे हीरोज थे, है ना, बेस्ट जिन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे टीम रहे या इंडिविजुअल रहे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ कर रख देना। थोड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी कुछ बहुत सारा फ्लैशबैक एलिमेंट जो है ओलंपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। क्वेश्चन कुछ ना कुछ आने की पॉसिबिलिटी है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, रटना है। सो आंसर इज ए 1 and 2, 1 and 2 है, थर्ड है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या है, थोड़े से फैक्ट्स है। पीवी सिंधु जो है उनकी रैंक जो है, वर्ल्ड रैंक जो है वो 7 है। अर्जुन अवार्ड 2013, पद्मश्री 2015, राजीव गांधी खेल रत्न 2016, पद्म भूषण 2020। अब रियो जो है, रियो में सिल्वर मिला था और टोक्यो में ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड चैंपियन, है ना, 2019 में फर्स्ट इंडियन टू विन अ चैंपियन, फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीजन एंडिंग BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, है ना, ये 2018 में जो था गोंगजू जो है वहां पे हुआ था। 5 मेडल जीत चुके वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 2 मेडल्स एशियन गेम में मिले हैं। 2018 में सिल्वर मिला वुमेन सिंगल्स में, 3 मेडल्स मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2018 में गोल्ड मिला था, लेकिन किस में मिला था, मिक्स्ड में मिला था, है ना। आंसर में वो जो एक ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, इंडिविजुअल सिंगल में है, तो यहाँ पे मिक्स में मिला था। ओके, question, consider the following statement with regard to the United Nations Security Council. First, the presidency of United Nations Security Council is headed by its members, both permanent as well as non-permanent in turn for 1 month. Second, rotation of presidency is based on the English alphabetical order of the names of the member states, है ना। Which of the above statement is or are correct? आंसर देख लेते हैं। दोनों सेंटेंस करेक्ट है भाई, कि प्रेसिडेंसी जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, वो दोनों को मिलती है, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर को मिलती है, रोटेशन में चलती रहती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलती है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं क्या न्यूज है। देखो इन जनरल यदि हम देखें तो ये न्यूज में इसलिए है कि इंडिया जो है, ये देखो अगस्त जो है, अगस्त 2021 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली। नेक्स्ट अगले साल जो है वो कब मिलेगी, 31 दिसंबर 2022 को मिलेगी, यानी नेक्स्ट मेंबरशिप ये एंड हो जाएगी, एंड ऑफ द मेंबरशिप टर्म, यानी यहां से शुरू होता है अगस्त 2021, एंड यहां पे होगा, है ना, ध्यान में आए, ठीक है। अब देखो ये परमानेंट मेंबर कितने हैं, टोटल 5 है, नॉन परमानेंट 10 है, तो यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर्स है। अब ये जो है ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, आउट ऑफ द 10 इन टोटल फॉर अ 2-year टर्म। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए होता है। अब 10 जो नॉन परमानेंट सीट्स है वो रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसे अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स के लिए 5 है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 1, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स 2, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स 2। थोड़ा रट लेना, क्वेश्चन बनता है भाई। अब क्या इश्यूज है, तो यहां पे अपने प्रेसिडेंसी में हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर क्या कहते हैं, as we take over the United Nations Security Council presidency for August, look forward to the working productively with the other members. India will always be a voice of moderation and advocate of a dialogue and proponent of international law. और ये कहते कहते हैं बहुत बार जो है साउथ चाइना सी का जिक्र हो गया है। तो ये जो कमेंट है ये साउथ चाइना सी के इश्यू पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है, ऐसा दिखता है। Comment है, it indicates maritime security which signifies in dealing with the freedom of navigation in the South China Sea is to receive the bulk of Indian attention, यानी इंडिया का ध्यान इसमें ज्यादा रहेगा, ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन
ये देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ये देखो इतना पूरा एरिया, इट्स साउथ चाइना सी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। हर कोई अपने अलग अलग आइलैंड्स पर क्लेम कर रहा है, हर कोई अपनी बाउंड्री डिमार्केट कर रहा है। ये देखो वियतनाम अपना डिक्लेयर कर लेता है, ये वियतनाम की बाउंड्रीज का है। मलेशिया अपना क्लेम कर लेता है ना। फिलीपाइंस अपना क्लेम कर लेता है, चाइना अपना क्लेम कर, हर कोई जो है लिटरल नेशन स्टेट्स इज क्लेमिंग द साउथ चाइना सी, और इसी वजह से क्रिटिकल कंडीशन में है। और ये यदि क्लियर हो गया तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है अच्छे से हो पाएगा, ऐसा इंडिया का कहना है। लेकिन डिप्लोमेटिक एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिले तो इंडिया ने थोड़ा सा अपना जो ये है कोर किरदार है इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया ने कॉन्सिस्टेंटली यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज है ना, पर्टिकुलरली नेशन स्टेट बचाने के लिए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्सिस्टेंटली पार्टिसिपेशन किया है, स्ट्रगल किया है, एम्फासाइज किया है इंटरनेशनल फोरा पर। तो यहाँ पे भी डिप्लोमेटिक एनालिस्ट कहते हैं कि अफगानिस्तान, म्यांमार, येमेन है ना और सीरिया, इनके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन भाई ढूंढ ले, इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA and London School of Hygiene and Tropical Medicine LSHTM signed a memorandum of understanding to conduct clinical trial of this traditional Indian herb to investigate its efficacy on COVID-19 patients. The herb is, देखो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा आयुर्वेदा कहाँ पे है ना। सो A is a तुलसी, B is अश्वगंधा, C is अजवाइन, D is a South Indian वारिया। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज अ B, अश्वगंधा इज अ पावरफुल आयुर्वेदा मेडिसिन है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पहली बार ऐसा हो गया है कि कोई मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोलैबोरेशन किया है कोविड के लिए, है ना, पहली बार है। ठीक है, अश्वगंधा के बारे में देख लेते थोड़ा सा। अश्वगंधा का नोमेनक्लेचर है विथनिया सोमिनिफेरा, कॉमनली नोन एज इंडियन विंटर चेरी। ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है जो एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, और इसी वजह से दोस्तों यूके में ओवर द काउंटर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बेची भी जाती है। अब ये क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है यूके में 2000 पार्टिसिपेंट्स पर। ये स्टडी जो है इसको अप्रूव भी कर दिया गया है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, और सर्टिफाइड भी हो गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर कोविड के लिए एक मेडिसिन करके, एक इम्यूनिटी बूस्टर करके ये यूज किया जाएगा आफ्टर द ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू A1 मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, 2 प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर। देख लेते हैं क्या है आंसर, B ओनली टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर, नॉट अ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देख, SC judgment on appeal filed by the wife of a man placed under the preventive detention under the Telangana Prevention of Dangerous Activities Act shortly after he has granted bail in a cheating case। यानी ये बंदे ने कोई चीटिंग किया होगा, भाल धंधा है ना, कोई टाइम पास, और उसके ऊपर ये जो केस बनी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट शुड हैव कंटेस्टेड द बेल ऑर्डर इन अ हायर कोर्ट रादर देन स्लैप ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन हिम, क्योंकि सिर्फ चीटिंग का मुद्दा है ना, चीटिंग का मुद्दा जो है एकदम से जो है लॉ एंड ऑर्डर और इसको मिक्स नहीं करता। प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट फॉल विद इन द 4 कॉर्नर्स, यानी उसका अपना दायरा है, कोई भी चीज के लिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज नहीं किया जाता। तो 2 एलिमेंट्स है, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रीड विथ आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड द स्टैट्यूट ऑफ इनक्वेशन। यानी ये जो है तेलंगाना एक्ट है, ये 21 को एनालाइज किया जाएगा और 22 को भी एनालाइज किया जाएगा। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, फॉर such issues which cannot be comes under the ambit of this because it is a exceptional element। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PM
Swanidhi is centrally sponsored scheme fully funded by the Ministry of Housing and Urban Affairs to help formalize street vendors. Which of the following is or are objective of the scheme? 1. Provision of working capital up to rupees 10,000 to incentivize regular payment. Second. Third, reward digital transactions. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज अ डी, ऑल ऑफ द अबव. देख लेते थोड़ा सा एग्जैक्टली पीएम स्वनिधि क्या है. अभी इश्यूज ऐसा था, स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर विथ बीजेडी मेंबर भर्तृहरि महताब जो है ये चेयरमैन है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया. इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ जॉब लाइवलीहुड इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स लोकसभा में सबमिट कर दिया है. एंड दिस रिपोर्ट सजेस्टेड कन्वर्टिंग लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स. जो लोन दिया जा रहा है 10,000 का है ना, फॉर ऑफ 10,000 रुपीज, उस जो लोन है लोन को कैश ग्रांट में कन्वर्ट कर दो, यानी लोन नहीं रहेगा ये, ऐसा कहना है. क्योंकि अभी कोविड कंडीशन की वजह से इट इज हार्ड इनफ फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेंडर्स है ना टू रिपे, और इसी वजह से इन्होंने कहा कि कैश ग्रांट कर दो. कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन द क्राइसिस. साथ में रिकॉर्ड भी रखो, पता ही नहीं क्या एग्जैक्ट हो रहा है तो. एंड ग्रांट वुड इनेबल द वेंडर्स टू रिस्टार्ट देयर इनकम एक्टिविटी इन अ रेगुलर मैनर, है ना, ताकि ये ग्रांट जो है उनका इनकम एक्टिविटी शुरू हो जाए. यदि ये लोन रहा तो बहुत सारे वेंडर हिचकिचाहट रहेगी उनमें कि भाई ये मैं लोन लूँ या नहीं लूँ, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अच्छा है और उनको रिटर्न करना पड़ेगा तो हार्ड जाएगा. और इसी वजह से फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है ये स्कीम को थोड़ा सा वेलफेयरनेस जो है उसका बढ़ा दिया जाए. अब देख लेते पी स्वनिधि क्या है. लॉन्ग फॉर्म पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, किसको मिलती है, स्ट्रीट वेंडर्स को मिलती है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कर देती है ना. लॉकडाउन की वजह से ये लॉन्च की गई है. स्ट्रीट वेंडर्स को पैंडेमिक में एक जो है बेनिफिट मिलता रहे, लाइवलीहुड उनकी सेटल हो जाए, इसके लिए ये छोटा सा जो है वर्किंग कैपिटल तैयार किया गया है. क्या क्या साइलेंट फीचर्स है ऑफ द स्कीम्स. इनिशियल वर्किंग कैपिटल यदि है तो रहेगा 10,000 का फॉर टेन्योर ऑफ 1 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन अ टाइमली ईयरली पेमेंट, यदि अच्छा टाइमली पेमेंट करते हैं तो है ना तो सब्सिडी भी रहेगी. 7% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट. मंथली कैशबैक इंसेंटिव है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर. इंसेंटिव्स क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए सो दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन फिनोमेना बढ़ जाए. हायर लोन एलिजिबिलिटी रहेंगी यदि वक्त पर पहला लोन रिटर्न करता है, यानी नेक्स्ट टाइम में 10,000 के ऊपर भी मिल सकता है. स्कीम जो है ये इसका डेडलाइन है मार्च 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS by listed companies will 1. Attract higher foreign capital. 2. Enhance valuation of a stock company. 3. Increase promoters holding. देख लेते तीन में से कौन सा है. B 1 and 2 attract higher foreign capital. C 2 to enhance valuation of a stock company. Third one is not being increase the promoters holding. promoters holding बढ़ती नहीं है, ऑब्वियसली पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो प्रोमोटर जो है उनका एक फिक्स रहता है, उससे रिलेटेड हो ज्यादा रेशो में. अब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ अ पब्लिक होल्डिंग अदर देन प्रोमोटर. प्रोमोटर की होल्डिंग इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी. इन द कंपनी टू मेंटेन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. हर एक कंपनी को जो है कम से कम कुछ एक लेवल तक पब्लिक होल्डिंग करनी पड़ेगी, है ना. तो ये कितना टारगेट है 25%, इतना कम से कम हो फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज. क्या फायदा हो सकता है, तो जो पहला फायदा बताया उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो इंडेक्सेस है जैसे MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो है, ये ऐसे इंटरनेशनल लेवल के इंडेक्सेस में रैंकिंग बढ़ सकती है और उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये बेनिफिट बन सकता है. सेबी का रूल था अक्टूबर 2017 का, मेड फॉर अ बेटर कंप्लायंसेस विद MPS नॉर्म्स. कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे स्ट्रक्चर्ड फाइन फॉर एवरी डे ऑफ नॉन कंप्लायंस. यदि कंप्लायंस नहीं होता यानी 25% मिनिमम MPS नहीं रहता है
तो ऑब्वियसली उन पर पेनल्टी रहेगी, बाकी भी पेनल्टी रहेंगी। फ्रीजिंग प्रमोटर शेयर होल्डिंग का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग रोक दिया जाएगा और कंपलसरी डीलिस्टिंग हो जाएगा, यानी जो स्टॉक मार्केट है वहां से हटा दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली कंपनी का नुकसान हो सकता है। अब पोजीशन देख लेते हैं। टाइमलाइन जो है 25% का सभी कंपनी को 2013 का टाइमलाइन दिया था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर बैंक इनका बार बार टाइमलाइन बदला गया। अभी प्रीवियस एक्सटेंशन जो था 2 अगस्त 2021 था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर देखो, प्राइवेट सेक्टर की टोटल कंपनी लिस्टेड कंपनीज है 1705, सिर्फ 2 कंपनी ने कंप्लायंस पूरा नहीं किया। और पब्लिक सेक्टर यदि देखा जाए तो 77 में से 27 पीएसयू जो है इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। उसमें से तो 11 ऐसे जिनका एमपीएस जो है 10% से भी कम है, बड़े बुरे हाल है। अब ये जो है इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक सहारा लिया और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 उसको अमेंड कर दिया गया और सभी जो पीएसयूज है उसको ये कंडीशन जो है मिनिमम एमपीएस से हटाया गया। बराबर है। अब यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से पलट गया है। पहले गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था देखो, बजट स्पीच था 2018-19 में निर्मला सीतारामन जी जो है उन्होंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि भाई एक अच्छी ओनरशिप, बेटर ओनरशिप हम पीएसयू की कर लेंगे, साथ में मार्केट ओरिएंटेशन जो है लिस्टेड पीएसयू का कर लेंगे। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म जो है 25% का, वो सभी लिस्टेड पीएसयू में किया जाएगा। साथ में फॉरेन शेयर होल्डिंग जो है ये भी बढ़ाया जाएगा। और साथ में निर्मला सीतारामन जी ने ये भी कहा था कि ये सेबी को बताएंगे कि सिर्फ 25% नहीं तो इसको और बढ़ाया जाए, एमपीएस को 35% तक किया जाए। यानी ये जो पहले जो गवर्नमेंट का पब्लिक में कहना था वो पूरे के पूरा उल्टा जो है अभी गवर्नमेंट कर रही है। व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग डोंट नो, अभी भी जो एनालिस्ट आर इन अ कंफ्यूजन। 13th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द रोटा वायरस से कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्स देख लेते। 1, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया डिसीज अमंग द यंग एंड एडल्ट्स। 2, rarely infect children with a age less than 6 years. 3, immunity develop with each infection. 4, transmitted through air. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, ओनली 3, इम्यूनिटी डेवलप विथ ईच इन्फेक्शन, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखो। यहाँ पे पहले इसमें अमंग द यंग एंड एडल्ट ऐसा वर्ड है तो समझ लेना कुछ तो भी हटके है भाई ये। रेयरली इन्फेक्ट, अब ये डायरियल इश्यूज है तो बच्चों में ही होता है ज्यादातर, तो ये समझ लो इसको तो एलिमिनेट करना ही है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, अभी ये रोटा वायरस यदि थोड़ा बहुत हमारे पढ़ाई है तो हमें ध्यान में आता है कि एयरबॉर्न नहीं है। अब ये थोड़ा सा ये था कि भाई इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनिटी बढ़ती है क्या, ये अभी पैंडेमिक का भी इश्यू चल रहा है इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देख लेते थोड़ा सा फैक्ट्स। रोटा वायरस जो है मोस्ट कॉमन डायरियल डिसीज है चिल्ड्रन और यंगस्टर्स में, है ना, एडल्ट में नहीं, ध्यान में रखो, चिल्ड्रन और यंगस्टर्स। मोस्ट susceptible age is less than 5 years. Worldwide more than 2 lakh children are died. Hospitalization more than 2 million. और ये जो ट्रांसमिट होता है ये फिकल ओरल रूट से होता है क्योंकि सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होती। बच्चे जो है गंदगी में खेलते रहते हैं और उसके बाद हाथ मुंह वगैरह धोते नहीं और इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। डेवलपिंग कंट्री में इसका इश्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है देखो, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है और गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो है ना, गैस्ट्रोएंटेरिटिस डिसीज हो जाता है। इसकी 9 स्पीसीज है एंड इट नंबर्ड अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेटिकल A to J। अब ये क्यों इश्यू है तो रोटावैक 5D जो है ये भारत बायोटेक ने तैयार किया है और ये एडमिनिस्ट्रेड होता है विदाउट बफर, लो डोज वॉल्यूम है, बढ़िया है, 0.5 ml लगता है और इसी वजह से काफी फायदे हैं। वैक्सीन जो है लॉजिस्टिक अच्छा है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट हो सकता है अच्छा क्योंकि बहुत छोटा डोज है और लो बायोमेडिकल वेस्ट है, ज्यादा डिस्पोजेबल नहीं है क्योंकि छोटे सैंपल्स है इसी वजह से।
अब ये जो है हु का प्री क्वालिफिकेशन इसको मिल गया है, उसके वजह से इसका मतलब ये है कि इट कैन बी यूज नाउ एज अ वैक्सीन बाय द एजेंसी लाइक यूनिसेफ है, पाव है जो पान अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ये यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वगैरह जो है ये रोटा वायरस का इशू है, उसके लिए उसके वजह से बच्चों की जान जो है बचाई जा सकती है। रोटावैक जो था ये पहली बार बनाया था, फर्स्ट जनरेशन रोटा वायरस वैक्सीन था, भारत बायोटेक ने ही बनाया था, है ना। पीपीपी मॉडल में ये बनाया था, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी था, और साथ में 16 अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स भी थे। ये बहुत बड़ा, सबसे पहला यानी और बहुत बड़ा लार्जेस्ट एवर सोशल इनोवेशन प्रोजेक्ट था फॉर पब्लिक हेल्थ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर the following statements with regard to the quarterly periodic labor force survey. 1. Released by the Ministry of Labor and Employment. 2. Released unemployment data for urban area only. 3. Data generate on the basis of only current weekly status. तीनों थोड़ा फैक्चुअल बेस पर है, तो इसके जो बेसिक है क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज C 2 and 3, 2 and 3। देखो ऐसे ये जब बेसिक ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, जो फैक्ट्स बेस रहते हैं और थोड़ा बेसिक रहते हैं, ध्यान में रहना गूगली रह सकती है। जैसे मिनिस्ट्री वगैरह का नाम दे दिया तो हाय ना रह सकता है, तो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रहे। देख लेते हैं इसके बारे में, ये न्यूज में क्यों है और क्या है इसके फैक्ट्स। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये क्वार्टरली बेसिस पर इट्स रिलीज्ड द डाटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 2 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया। एक्चुअली बीच में ये रोका गया था कोविड की वजह से, 18 मार्च 2020 में रोका गया था, अभी रिज्यूम कर दिया गया बाद में बीच में 1 जून 2020 से। दिस द डाटा अभी यदि हम एनालाइज करते हैं 2020 का और 2019 का, यानी साल का यदि हम एनालाइज करते हैं, तो इन ईच एंड एवरी इंडिकेटर देयर इज अ राइज। तो समझ सकते हैं कि हम अभी बहुत ही बुरे हाल में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज इट इंक्रीज्ड 13.3। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन एज ग्रुप, जो यंगस्टर्स का ग्रुप है 15 to 29, ये भी बढ़ गया। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन मेल्स ये भी बढ़ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल एजेस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो गया है ना, तो थोड़ा इश्यू हमें यहाँ पे दिखता है। देख लेते हैं एग्जैक्टली कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह क्या है। देखो, जैसे क्वार्टरली पीरियोडिकल लेबर सर्वे होता है और दूसरा होता है एनुअल रिपोर्ट होता है पीरियोडिक लेबर सर्वे का। जो क्वार्टरली होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रिलीज करता है फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के लिए ही ये रिलीज करता है, और एक करंट वीकली स्टेटस के ऊपर होता है जो हमने क्वेश्चन में देखा। जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये रूरल और अर्बन दोनों को कवर करता है, और साथ में ये सिर्फ करंट वीकली स्टेटस को कवर नहीं करता, तो यूजुअल स्टेटस जो है प्रिंसिपल और सब्सिडियरी सेक्टर ये दोनों इसमें जो है स्टेटस में एनालाइज करते रहते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों? तो यूजुअल स्टेटस जो है प्रिंसिपल और सब्सिडियरी ये दोनों का कॉम्बिनेशन का कंबाइंड, ये बहुत डिटेल माइक्रो लेवल पर हमें एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन शो करता है। देखो, देख लेते, करंट वीकली स्टेटस गिव्स एन एवरेज पिक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 days ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड, है ना। इसमें क्या कंसिडर किया जाता है, एक बंदा जो है, ये बंदा यदि वर्क नहीं कर रहा है फॉर 1 hour ऑन एनी डे ड्यूरिंग द वीक पिछले 7 दिन में, तो समझ लो कि भाई ये अनएम्प्लॉयड है। यूजुअल स्टेटस में यूजुअल स्टेटस जो है प्रिंसिपल और सब्सिडियरी ये थोड़ा डिटेल है, कॉम्प्रिहेंसिव है और माइक्रो लेवल पर वर्क करता है ना। प्रिंसिपल और सब्सिडियरी दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये कवर करता है। इट्स अ मोस्ट इंक्लूसिव मेजर एज कंपेयर टू द यूजुअल स्टेटस, क्योंकि यूजुअल स्टेटस में जो है सिर्फ प्रिंसिपल ये कवर होता है। अब प्रिंसिपल जो है उसके लिए क्या पैरामीटर है, सो स्टेटस ऑफ एक्टिविटी विच अ पर्सन हैज स्पेंट रिलेटिवली लॉन्गर टाइम ऑफ अ प्रीसीडिंग 360, देखो पूरा साल कवर कर गया है 365 मोर देन
1 year prior to the date of the survey is considered to be usual principal activity. और subsidiary in the sense all individuals who are either unemployed or outside the labor force के बाहर है, but have worked for a minor period of not less than 30 days during the reference year, है ना, आर क्लासिफाइड एज अ सब्सिडरी. तो ऑब्वियसली ये पूरे साल भर का जिस्ट लेती है, कवर करती है, माइक्रो लेवल पर देखती है कि पूरा का पूरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना. यहाँ पे तो बस एक दिन के लिए भी है तो कंसीडर कर लेते, चलो भाई एम्प्लॉयड है, गलत है ना. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, लॉन्गर पीरियड में एनालिसिस यदि होता है तो ट्रू मायने में जो है हमें एम्प्लॉयमेंट ध्यान में आता है. अब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यदि देखे तो इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखो. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट. नंबर ऑफ पर्सन्स और परसेंटेज इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन और परसेंटेज इज कॉल्ड एज अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन दोनों आते हैं. नंबर ऑफ पर्सन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में यदि देखा जाए, नंबर ऑफ पर्सन और परसेंटेज एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन परसेंटेज, इट्स कवर्ड. ओके, यहां पे देखो वर्ड है लेबर फोर्स और यहां पे है एम्प्लॉयड, बराबर है. अब यहाँ पे लेबर फोर्स में कौन सा है, दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन आते हैं, यानी ये नैरो होता है डेफिनेशन, ये ब्रॉड डेफिनेशन होता है. 15th question, consider the following statement. Assertion A, reason R. Assertion A, section 433A mandates that a prisoner's sentence can be remitted only after 14 years of a jail. R, the governor of a state can pardon prisoners including death sentence even before they have served a minimum 14 years in a prison. And कोड दिया गया है, देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज बोथ ए एंड आर, मतलब बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर ये ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है. देख लेते हैं ये जो इश्यूज है. हरियाणा की रेमिशन पॉलिसी पर एक क्वेश्चन बना था. सेक्शन 433A जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इट कैनॉट बी इन एनी वे अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर सुप्रीम देन द स्टैट्यूटरी पावर, है ना. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, स्टैट्यूट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से नीचे रहेगा. तो कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली. इफ द प्रिजनर हैज नॉट अंडरगोन 14 years और मोर ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजन, गवर्नर कैन पावर टू ग्रांट, यानी गवर्नर को है 14 years होने के पहले भी पार्डन करने का. और ये पावर है, इट्स पावर ऑफ सॉवरेन, ये स्टेट का पावर है. एक्चुअली ये पावर कोई गवर्नर यूज नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है यूज, स्टेट गवर्नमेंट यूज कर रहा है. इट इज एक्सरसाइज एक्चुअली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अ स्टेट विच इज अ सॉवरेन एंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to the member of parliament local area development scheme MPLAD. It is a rupees 5 crore annual non-lapsable fund scheme for a developmental work in a district, and second one is a fund release for a financial year 2020-21 are lapsable. देख लेते हैं दोनों, इसमें देखो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. पहले इसमें बोला गया है नॉन लैप्सेबल और यहाँ पे वर्ड है लैप्सेबल, बराबर है. तो देख लेते हैं क्या आंसर है. आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट. यानी इन जनरल यदि देखा जाए तो एमपीलैड स्कीम जो है ये नॉन लैप्सेबल है, लेकिन 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये लैप्सेबल है. क्या है एग्जैक्ट इश्यू देख लेते हैं. एमपीलैड यदि है तो एमपीलैड इंट्रोड्यूस इन 1993, दिसंबर 1993. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ड्यूरेबल एसेट का जो है डेवलपमेंटल वर्क हो जाए, है ना, वो उसके लिए ये वर्क करती है. अब ये जो है अक्टूबर 1994 में ये ट्रांसफर कर दी गई स्कीम टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन.
ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ट्विस्टिंग आ सकते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एमपीलैड ये डेवलपमेंटल स्कीम है तो एक तो अर्बन एरिया से रिलेटेड मिनिस्ट्री है या रूरल एरिया से, ऐसा कुछ रह सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री इज डिफरेंट। ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, देखो यहाँ पे क्या नॉर्म्स है, ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, वर्ड है इलेक्टेड, ऑल इलेक्टेड एमपीज जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वर्क कर सकते हैं। जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट से राज्यसभा के मेंबर चुन के आए वो स्टेट में से एक डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड जो है वो मेंबर का तो कोई ना स्टेट है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो अपने चॉइस का स्टेट चूज कर सकते हैं और वहां की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ले सकते हैं। एमपीलैड जो है इसमें इन जनरल जो है कोई भी वर्क 10 लाख के ऊपर का नहीं रहता, अभी फिलहाल में 25 लाख तक का लिमिट कर दी गई। टोटल एक्सपेंडिचर लेकिन साल भर का जो है वो 2 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। अब ये क्या इशू है, तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस जो है ना, एमपी जयंत सिन्हा जो है बीजेपी के, ही इज हेडेड, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ऑफ एडोकिज्म ऑफ फंडिंग। क्या हो गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने मार्च 22 को यानी बस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के एक हफ्ते पहले जस्ट ये रिलीज कर दिया फंड और बोला कि सभी का सभी यही साल में खर्चा करो विद इन दिस ईयर, दैट मीन डिक्लेयर्ड एज अ लैप्सेबल। तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री साथ में क्या कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को भाई आप ये स्कीम्स की गाइडलाइंस को और स्ट्रिंजेंट बना दिया जाए। कैसा कि कोई वर्क यदि सैंक्शन भी हो गया है लेकिन पिछले 5 साल में यूज नहीं हुआ तो ये अपने आप ऑटोमेटिक लैप्स होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, बराबर है। दो दी कमिटेड लायबिलिटी फॉर वर्क इज अ कंप्लीटेड, यानी लायबिलिटी कंप्लीट हो रही फिर भी इसको रोक दो, इट इज बीइंग सेड। तो थोड़ा सा ये जो है एमपीलैड स्कीम के ऊपर जो है बहुत बड़ा धक्का ही हो गया है। 17 क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the sectoral position of economy. 1. Service sector contracted from May to July 2021. Manufacturing sector expanded in the month of the July 2021. India's composite purchasing managers index is shown a contraction. देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे स्टेटमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, यहाँ पे एक्सपांडेड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ऐसे गूगली क्वेश्चन रह सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, यानी एक एक्सपांड हो रहा है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक्सपांशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा नहीं हो पाया है। देख लेते, HIS मार्केट्स परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो मंथली सर्वे करता है, डाटा रिलीज करता है। 50 अबव 50 यदि रहता है यानी स्केल जो है ये स्केल के ऊपर 50 के ऊपर यदि रहता है तो समझ लो कि बेहतरीन है, यानी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब सर्विस सेक्टर में जो है कोविड के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से और प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम होने के वजह से सर्विस सेक्टर में श्रिंकिंग हमें दिख रही है। कंज्यूमर सर्विस जो है ये बहुत ही बुरे हाल में है ना। कंज्यूमर सर्विस जो है अभी पोस्ट पैंडेमिक फेज में भी उभर नहीं रही, यानी अनलॉकिंग फेज में भी वो उभर नहीं रही, वहां पे कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जो सब सेक्टर है ये बढ़िया ग्रोथ में चल रहा है। तो कंपोजिट PMI इंडेक्स यदि देखा जाए तो जस्ट लेस देन ऑफ 50 से नीचे है, दैट इज 49.2, यानी अभी भी हमारा जो है थ्रेशोल्ड से नीचे ही हमारा इकोनॉमिक सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और देखो बहुत बुरे हाल है कि एम्प्लॉयमेंट जो है कॉन्सिस्टेंट फॉर द 17 मंथ, पिछले 17 महीने से कॉन्सिस्टेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यानी एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस देश में कौन सा आइलैंड नहीं आता है ना। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ बी, रियूनियन, ये आइलैंड नहीं आता, यानी अगलिएगा, रॉड्रिग्यूज, सेंट ब्राडॉन, ये मॉरिशस रिपब्लिक के अपने आइलैंड है, यानी मॉरिशस देश के अपने आइलैंड्स है। देख लेते क्या है एग्जैक्टली इशू। रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस जो है, मॉरिशस ये मेन आइलैंड है और अदर आइलैंड जो है रॉड्रिग्यूज है, सेंट ब्राडॉन है,
आगलेगा है, देखो ये एरिया आगलेगा है, बहुत दूर है वो, है ना। ये देखो मॉरिशस से कितना दूर है, कैसा मेंटेन करते हुए डोंट नो। मॉरिशस है, ये रॉड्रिगेज है और ये सेंट ब्रांडन है। थोड़ा सीक्वेंस भी ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि कभी कभी मैप दे देंगे और लगा देंगे यहाँ पे ए बी सी डी और फिर लिखो, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो अगले का इशू क्या एग्जैक्टली है कि अभी रिसेंटली एलिगेशन था, ये देखो ये आइलैंड है, ये आइलैंड पर ऐसा इशू था कि 2015 में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड, और भाई ये अभी इंडिया के साथ इन्होंने मिलिट्री बेस बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एमओयू साइन कर लिया है, ऐसे एलिगेशंस था, है ना। तो लेकिन ये एलिगेशंस अभी मॉरिशस ने कट कर दिया गया है, कहा है कि ऐसा कोई है नहीं, ये तो जब प्राइम मिनिस्टर जब आ रहे थे तब उनके लिए एयर स्ट्रिप बनाई गई और जेटीज बनाई गई, ये मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है। अब रियूनियन जो है, ये देखो रियूनियन है, मॉरिशस के एकदम बगल में है रियूनियन, इट्स ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ अ रीजन ऑफ फ्रांस, है ना। ये मैं जानबूझ के इसलिए दे रहा हूं कि ये रिलेटेड है, क्योंकि अगलगा का इशू है तो मॉरिशस का है, मॉरिशस का है तो रियूनियन का है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इशू चल रही, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर्ड आइलैंड्स है और हर एक आइलैंड पर हर कोई क्लेम कर रहा है ना। तो फ्रांस यहाँ पे है, फ्रांस का ये मॉरिशस के नजदीक है। स्टेटस द रीजन ऑफ फ्रांस, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का सबसे दूरी वाला ये रीजन है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द यूरोजोन। ओके, अभी चागोस आइलैंड जो है, इसके बगल में चागोस आइलैंड भी है, इसलिए चागोस आइलैंड देख लेते हैं। 1965 यूके सेपरेटेड फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस ये अलग कर दिया गया और एक जॉइंट मिलिट्री बेस बना दिया गया यूएसए के साथ डिएगो ग्रेसिया में, बराबर है। ये बहुत बड़ा आइलैंड है सभी आइलैंड ग्रुप का, चागोस आइलैंड ग्रुप का। अब यहाँ पे जो चागोसियंस है, दे आर एक्यूज्ड यूके ऑफ कैरिंग आउट द इलीगल ऑक्यूपेशन, एक्चुअली ये यूके का नहीं है, ऐसे चागोसियंस करते हैं। अभी ये जो है फिर से एग्रीमेंट कर दिया गया यूएसए के साथ, और कहा गया है कि डिएगो ग्रेसिया जो है 2036 तक यूएसए इसको मिलिट्री बेस जो है यूज करेगा। अभी ये जो है डिएगो ग्रेसिया, इसका बड़ा स्ट्रैटेजिक रोल रहा दोस्तों, स्ट्रैटेजिक रोल कोल्ड वॉर में भी रहा, और अभी अफगानिस्तान पर जब अमेरिका रूल कर रहा था तो ऑब्वियसली उस वक्त एयर बेस भी जो है यहां पे बनाया गया, जब अफगान वॉर हुआ वहां पे यूज किया गया। 19 क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज असेसमेंट रिपोर्ट है, और दूसरे तरफ है कि ये असेसमेंट रिपोर्ट ने किस पर इन्फ्लुएंस डाला, कैसा डाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, आईपीसीसी ओन द नोबेल प्राइज इन 2007, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो करेक्ट पेयर कौन सी है देख लेते हैं। करेक्ट पेयर इज अ सी, है ना। फोर्थ आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आईपीसीसी को नोबेल प्राइज मिला था 2007 में। देख लेते हैं एग्जैक्टली करेक्ट क्या है। फर्स्ट जो है रिपोर्ट, उसके आधार पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना, अभी यही आधार है पूरा फ्यूचर ट्रीटीज के लिए। सेकंड जो है उसने इन्फ्लुएंस डाला क्योटो प्रोटोकॉल 1997। फोर्थ जो है मैंने अभी बता दिया। फिफ्थ जो है इट्स गाइडेड पेरिस एग्रीमेंट 2014। अभी सिक्स्थ रिपोर्ट जो है आईपीसीसी की सबमिट की है, बड़ा पिटी सिनेरियो आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया है। 20th क्वेश्चन, 7th August 2021 year long celebration of 150 years of anniversary of Abhinandranath Tagore was started in Calcutta. अभिनंद्रनाथ टैगोर was कौन थे? पेंटर, नॉवेलिस्ट, फोक सिंगर, स्वदेशी, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए पेंटर। अभिनंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, शेफ ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट उस वक्त स्वदेशी के वक्त एक जो है फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त स्वदेशी मूवमेंट था, और इसका इम्पैक्ट जो है ये पेंटिंग जो है आर्ट पर भी गिरा था, और वहां से ही जो है यूरोपियन स्टाइल की जो पेंटिंग होती थी उसमें स्वदेशी छवियां जो है वो इन पे इम्ब्यूट कर दी गई, है ना। ये देखो इन्होंने आइकॉनिक भारत माता जो है
ये पेंटिंग काफी पॉपुलर पेंटिंग थी, जिससे रिवोल्यूशनरी मोड जो है वेस्ट बंगाल में आ गया था। मॉडर्नाइज, मुगल और राजपूत स्टाइल को मॉडर्नाइज कर दिया गया और वेस्टर्न मॉडल को टक्कर देने के शुरू कर दिया, है ना। इनकी जो थीम थी ये ज्यादातर स्वदेशी थीम्स रहती थी। विक्टोरियन मेमोरियल हॉल जो है ये कस्टोडियन है इनके सभी पेंटिंग का। 21st क्वेश्चन, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर लोकेटेड इन, कहां पे है? सोलांग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, झांस्कर वैली ऑफ लद्दाख, पोखरा वैली ऑफ नेपाल, थुलंग वैली ऑफ सिक्किम। आंसर इज बी, झांस्कर वैली ऑफ लद्दाख। तो न्यूज में इसलिए है कि इट इज ए रिट्रेटिंग, अननोन इसमें है, मतलब कोई फेमस इसमें नहीं, लेकिन ये रिट्रेट हो रही है और इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है देहरादून, ये स्टडी कर रही है। इट इज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने स्टडी किया और ये एक जर्नल जो है रीजनल एनवायरमेंटल चेंज, इसमें ये स्टडी भी पब्लिश कर दी कि रिट्रेट हो रहा है। रिट्रेट का रीजन भी बताया गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान में रखो। रिट्रेटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर। विंटर को बारिश कम होती है और टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे रिट्रेट होते जा रहा है, यानी ग्लेशियर जो है पीछे पीछे हटते जा रहा है, यानी एक बार ऐसा हो जाएगा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। 22nd question, consider the following statements with regard to the Indo-Tibetan border police force. First, guard line of actual control along the Indo-China border and work for anti-national operations theater in Chhattisgarh. 2. Started recruiting women combat officers from 2016. 3. Force not have any combat women in the constabulary rank. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ बी, 1 and 2, यानी ये फोर्स में कॉन्स्टेबुलरी रैंक पर पहले से वुमेन्स थी, अभी 2016 से ऑफिसर्स जो है कॉम्बैट ऑफिसर्स की एंट्री हो गई है। चलो देख लेते हैं। ये एस्टेब्लिश कब हो गया? 24 अक्टूबर 1962। सिंस 2004 पूरा का पूरा जो है बॉर्डर जो है वन बॉर्डर वन फोर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के तहत पूरा का पूरा बॉर्डर 3488 किलोमीटर का इंडो चाइना बॉर्डर जो है, कहां से शुरुआत? काराकोरम पास इन लद्दाख टू द जाचेपला इन अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है ये कवर करता है। यानी इंडिया यदि हम देखें ऐसा है ना, तो ये यहां से लेके ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, यहाँ इतना बॉर्डर कवर कर रहा है अभी। पहले ये आसाम राइफल जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कवर करते थे, उनको ये इन्होंने रिप्लेस कर दिया। 8 अगस्त जो है 8 अगस्त 2021 यहाँ पे पहली बार 2 वुमेन्स जो है वो ऑफिसर कॉम्बैट रैंक में एज अ रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडर यहाँ पे एंट्री लेवल पर उन्होंने एंट्री कर ली है। इनकी ट्रेनिंग जो थी वो ये फोर्स जो है इसके ट्रेनिंग अकेडमी है मसूरी में, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग ली है ना। और ये यूपीएससी के ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट हो गए सिंस 2016, बराबर है। इसके पहले कांस्टेबुलर रैंक की जो है वुमन ये कंटिन्यू वर्क करती थी। 23rd क्वेश्चन, विच इज और आर एरियाज ऑफ स्पेशल फोकस अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, है ना, NMEOOP, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथ इंडियन स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट्स। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज C, 1 and 3, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इस पर अभी फोकस होने वाला है ना, स्पेशल फोकस। देख लेते हैं क्या है। इन जनरल देखो, ये यदि हम देखेंगे स्टेट्स, तो दिस आर द स्टेट्स, ग्रीन एरिया जो है दिस आर द स्टेट्स विच आर बीइंग ग्रोइंग ऑफ पाम, है ना, ऑयल पाम ट्रीज। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ये नई स्कीम को। टोटल आउटले है 11,040 करोड़, इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8,844 करोड़ देने वाला है और बाकी का स्टेट लगाएंगी। साथ में वायबिलिटी गैप फंडिंग भी रहने वाला है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगा काफी हद तक। अब ये टारगेट है कि एक एडिशनल एरिया जो है 6.5 लाख हेक्टर ये जो है 2025-26 तक बढ़ाना है और
ये टारगेट टोटल यानी 10 लाख हेक्टेयर का होना चाहिए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। साथ में प्रोडक्शन जो है इसको भी बढ़ाया जाए और 2029-30 तक ये 28 लाख टन तक चला जाए, ये एक एम जो है इस स्कीम में रखा गया है। ये स्कीम के क्या फायदे हैं दोस्तों? ऑयल फार्मर्स जो है उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना। साथ खास बात है कि हम जो है इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, देखो हमारा इंपोर्टिंग कितना है, मोर देन 55%, वो रुक जाएगा और फार्मर्स के इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। 24th क्वेश्चन यानी बट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल और आर्टिकल्स और क्लॉज inserted in the Constitution of India by the 102nd Constitutional Amendment, है ना, कौन सा आर्टिकल और क्लॉज एंटर किया गया देख लेते हैं। आंसर इज अ डी 234, 234, 338B, 342A, 366, 26B, ये क्लॉज 366 में एंटर कर दिया गया। So it was being on the 11th August 2018। क्या क्या ओमिट हो गया और क्या इंसर्ट किया है ये थोड़ा देख लेते। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस रह सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग इन द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 10 टू सच अदर बैकवर्ड क्लासेस एज द प्रेसिडेंट में ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द 340 बाय द ऑर्डर स्पेसिफाई एंड आल्सो, यानी प्रेसिडेंट जो है वो रिमिट कर सकता है, कोई भी ओबीसी की लिस्ट जो है वहां से कोई कास्ट हटा सकता है। 338B जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कमीशन को, कॉल्ड एज अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और उसमें पूरा उनका स्ट्रक्चर जो है, फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स है, सिविलियन पावर्स वगैरह सभी पावर्स जो है, सिविल वगैरह जो है, सुडो कॉसाई जुडिशियल पावर्स वगैरह, सभी पावर्स उनको वहां पे डिलिनेट किया गया है। 342A1 जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल पावर स्पेसिफाई किया गया है कि भाई प्रेसिडेंट हैव पावर टू स्पेसिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, कौन से क्लास रहेंगे, प्रेसिडेंट को पावर है। तो ऑब्वियसली ये इशू के वजह से क्या हो गया, स्टेट के पावर्स विड्रॉल हो गए। रिसेंटली इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट हैव नो पावर। इंसर्टेड 342A2 पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड, यानी पार्लियामेंट को पावर है, यानी स्टेट को पावर नहीं, ये भी क्लियर कर लेते हैं, सेंट्रल लिस्ट से निकालने के लिए या सेंट्रल लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए। 366(26)C सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड क्लासेस आर डीम्ड टू बी अंडर आर्टिकल 342A फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 342A में जो भी क्लासेस रहेंगे बैकवर्ड क्लासेस, उसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी ओबीसी इज हैविंग अ बेस ऑन अ सोशल एज वेल एज एजुकेशनल बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ध्यान में रखो। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। 1. Currently in most part of country power distribution is a monopoly of state owned companies. 2. Power distribution in some metros scattered by the private companies. 3. Power distribution is a de-licensed industry. है ना, थोड़ा सा टिकलिश क्वेश्चन है तो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज अ B 1 and 2, मतलब ये और ये है, यानी इट्स अ लाइसेंस इंडस्ट्री है, डी लाइसेंसिंग नहीं है। देख लेते क्या इशू है। तो अभी फिलहाल में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2021 लाया गया है, और ये इंट्रोड्यूस होने के पहले ही जो है स्टेट्स इसके बारे में बड़े शासक है, बड़ा क्वेश्चन में है, टेंशन में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ममता बनर्जी जो है उन्होंने तो लेटर भी लिख लिया है पीएम को कि भाई ये बिल मत लाइए, ये बिल के वजह से स्टेट का जो है काफी लॉस होगा, स्टेट ओन जो डिस्कॉम जो है कंपनीज ये बड़ी लॉस में आ जाएगी। तो क्या की एस्पेक्ट्स है कि एस्पेक्ट डी लाइसेंस इंडस्ट्री डी लाइसेंस कर दिया जाए और डिस्कॉम को चॉइस तैयार कर दिया गया है। कंज्यूमर जो है दूसरा अपना सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ लेगा। दूसरा है इंक्रीज पेनल्टीज ऑफ डिस्कॉम्स दैट फेल टू मीट द रिन्यूएबल पावर परचेस ऑब्लिगेशंस, है ना। बहुत सारी जो डिस्कॉम्स है वो अभी भी आरपीओ जो है वो टारगेट तक अचीव नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली किसको फटका गिरेगा, स्टेट ओन कंपनी को फटका गिरेगा, तो इसलिए स्टेट लॉस में चली जाएगी।
ऐसा ना हो इसलिए जो है इसके अगेंस्ट में स्टेट्स है, इट्स कंसिडर्ड एज अ एंटी पीपल बिल। अब ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट प्लेयर जो आएंगे ना तो सिर्फ ऐश करने के लिए आएंगे, दैट मीन्स इट लीड टू द चेरी पिकिंग, यानी वो क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट जहां से मिलता है वही देखेंगे। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर इज मेड फॉर द प्रॉफिट नॉट फॉर द चैरिटी। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है इनसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर फार्मर्स को नहीं मिलते। फिलहाल डिस्कॉम क्या कर लेते हैं, डिस्कॉम्स ये ज्यादा चार्ज लगा देती है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को और क्रॉस सब्सिडाइज कर लेती है फार्मर्स को वगैरह। तो ऑब्वियसली फार्मर्स सिक्योर्ड है, रेसिडेंशियल जो कॉमन मैन है वो सिक्योर्ड है। यदि ऐसा नहीं हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे दिल्ली में जो गरीब आदमी है उसको फ्री में बिजली मिलती है, तो स्टेट ये दे नहीं पाएगा। सो नंबर ऑफ स्टेट्स नाउ हैव फॉलन बिहाइंड द आरपीओस और इसी वजह से भी एक इशू है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हमारा क्वेश्चन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीवीआईपी क्वेश्चन दे दे और बाद में बस इसमें से क्वेश्चन में से आ जाएगा, ऐसा कुछ दावा नहीं करते। आवर पर्पस इज जस्ट गिविंग दिस सैंपल्स हाउ टू मेक क्वेश्चंस एंड हाउ टू जनरेट द आंसर। बस अपने क्वेश्चन बनाओ और अपने आंसर्स भी डेवलप कर लो और अपना यश पा लो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।